Hello students, now we are ready for the video number second, 8th class history chapter 3. ओके बेटा, बेटा मैंने आपको बताया था कि बंगाल की दीवानी कंपनी के हाथों में आ गई थी और उसके बाद जो सिचुएशन थी वो हमने देखी थी। वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। अब जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो सोच रहे थे कि कैसे हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ किया जाए। अगर लोगों के पास उनकी फसल होगी तभी तो वो रेवेन्यू दे पाएंगे, तभी तो वो टैक्स दे पाएंगे। अब उनकी फसलें तो ख़राब हो रही थी और मोस्ट पीपल जो थे वो बंगाल को छोड़कर जा रहे थे। तो इसीलिए अब जो कंपनी के अधिकारी थे वो बार बार इसी बात के ऊपर जोर दे रहे थे कि लैंड को डेवलपमेंट किया जाए, एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, उसमें कुछ नई टेक्निक्स लाई जाएं ताकि जो हमारा रेवेन्यू है वो ज़्यादा बढ़ सके। इसीलिए कंपनी की इनकम भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो कंपनी के अधिकारी इसी सोच विचार में उन्होंने नियर अबाउट 20 ईयर्स उनके चल गए और उसके बाद उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया, नया सिस्टम उन्होंने लागू किया। वो था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था ये सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो लैंड थी उसका रेवेन्यू फिक्स कर दिया। ठीक है, तो जो पहले जो राजा तालुकदार थे उनको उन्होंने ज़मींदार बना दिया। अब राजा या कोई भी तालुकदार वो सब ख़त्म कर दिए, ज़मींदार बना दिया। उस ज़मींदार के पास जो ज़मीन होती थी, जो जो मतलब वो छोटे छोटे प्लॉट्स उन्होंने बना दिए और उन ज़मींदार को दे दिए। ज़मींदार वो सारा कलेक्ट, जो पीजेंट्स थे उस कलेक्ट करता था रेवेन्यू, सॉरी। तो ज़मींदार सारे के सारी जितनी भी ज़मीन उसके अंडर कंट्रोल थी वो आगे किसको दे देता था? किसानों को। किसान उसके ऊपर एग्रीकल्चर करते थे, जो भी फसल होती थी, पैदावार होती थी, उसी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने रेंट फिक्स किया था तो ज़मींदार अपना रेंट फिक्स करके उनसे लेता था। ठीक है, और कलेक्ट करने के बाद वो कंपनी को दे देता था। तो इसकी जो फिक्स अमाउंट उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट फिक्स कर दी थी। तो जब ऐसा होने लगा तो धीरे धीरे लोग जो थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल होने लगी, क्योंकि ज़मींदार जो बीच में जो बिचकारली कड़ी बन गया था वो अपना फ़ायदा भी देखता था। कुछ तो कंपनी ने पहले ही बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगा दिया था, ठीक है, और ऊपर से जो ज़मींदार था उसको लगता था कि उसके पास भी कुछ ना कुछ बचे। ऐसा तो होता नहीं था कि वो सारे का सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को दे देता। तो इसीलिए किसानों के ऊपर ये टैक्स का बोझ और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। अब कंपनी जो थी उन्होंने पहले ही अमाउंट जो है फिक्स कर दी थी, उनको तो फिक्स अमाउंट मिलती थी, क्योंकि वो सोचते थे कि ज़मींदार लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ लैंड के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, ज़मीनों को और अच्छा बनाएंगे, अच्छी टेक्निक्स लेके आएंगे और इससे पैदावार बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़मीन के ऊपर वो लोग कोई पैसा लगाते ही नहीं थे। उनसे क्या लेना देना था ज़मींदार को ज़मीनों से? उन्हें तो किसानों से टैक्स कलेक्ट करना था और आगे कंपनी को दे देना था, और कुछ ना कुछ वो अपने लिए भी रख लेते थे। तो इस तरह ये सिस्टम चलता रहा और धीरे धीरे जो कंपनी थी उनको ये महसूस होने लगा कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? सबसे पहले तो ये रेंट वॉज टू हाई। या पॉइंट देख रहे हो, जो उन्होंने रेंट पहले ही कंपनी ने लगाया था वो बहुत ज़्यादा था। ज़मींदार और जो किसान लोग थे, मेनली ज़मींदार को तो उन्हीं से लेना था। किसानों के लिए ये टैक्स पे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ज़मींदार वर ऑक्शनड बाय द कंपनी। अब जो ज़मींदार कोई उनका टैक्स पे नहीं कर पाता था किसी भी कारण से, उसके पास उतना मतलब कलेक्शन नहीं होता था जितना कंपनी ने फिक्स किया था। तो कंपनी क्या करती थी, उसकी ज़मीन को अक्वायर कर लेती थी और उसकी नीलामी लगा देती थी, जैसे उसको बेच देती थी, है ना। जो कुछ मर्जी करे, वो उसकी लैंड जो है वो ज़मींदार से छीन ली जाती थी। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे ज़मींदार की ज़मीन भी छीन ली थी। नेक्स्ट जो है, दो इनकम वॉज इंक्रीजिंग बट द कंपनी वॉज गेटिंग फिक्स्ड रेवेन्यू। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ सालों के बाद जो है एग्रीकल्चर में कुछ डेवलपमेंट हुई
और लोगों की इनकम बढ़ने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। लेकिन कंपनी ने तो पहले ही अपना रेवेन्यू फिक्स कर दिया था। अब कंपनी को लगने लगा कि हमारे पास तो कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा, हमारे पास तो ज़्यादा पैसे आते नहीं हैं, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, किसानों के पास तो पैसा ज़्यादा आने लगा है। तो इस बात के लिए भी उन्हें ये मंजूर नहीं था। और नेक्स्ट जो है, ज़मींदार नॉट कीन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। और ये भी प्रॉब्लम थी कि ज़मींदार लोग एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, वो कुछ नहीं चाहते थे, ज़मीन की कोई डेवलपमेंट नहीं करते थे, कोई भी उसमें मतलब अच्छा कोई बदलाव नहीं करते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कंपनी को लगने लगा कि ये सिस्टम सही नहीं है, इसको तो चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद कंपनी ने एक नया सिस्टम शुरू किया, माहलवाड़ी सिस्टम। माहलवाड़ी सिस्टम में क्या था, ये हॉट मैकेंजी, ये उनका एक अधिकारी है जिन्होंने ये सिस्टम 1822 में डेवलप किया था। ठीक है, ये जो सिस्टम था ये नॉर्दर्न इंडिया में, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये वाले जो एरियाज़ हैं, इस एरिया में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्या किया उन्होंने, क्या क्या चेंजेस की। पहले तो उन्होंने फील्ड्स को मेज़र किया। ठीक है, उनके जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो विलेजेस में गए, वहाँ पर जा कर के उन्होंने खेतों को मेज़र किया, उनको नापा कि कितने खेत हैं और कैसी वहाँ की क्वालिटी है। ठीक है, और किस प्लॉट में कितना रेवेन्यू लिया जा सकता है, मीन्स कहाँ पे कितनी पैदावार होगी, और उसी के हिसाब से इन्होंने जो है टैक्स फिक्स करना था। सारे लोगों के लिए इन्होंने सेम टैक्स नहीं फिक्स किया था जैसे परमानेंट सेटलमेंट में था। इन्होंने अलग अलग खेतों को मेज़र किया, अच्छे से उनका सर्वे किया हर एक विलेज में जा कर के, और रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट एडेड अप टू कलेक्टिव रेवेन्यू ऑफ विलेज। तो एक एक विलेज का इन्होंने रेवेन्यू जो है अलग अलग फिक्स किया। ठीक है, रेवेन्यू वॉज रिवाइज्ड पीरियोडिकली। अब एक नया जो चेंज इन्होंने किया कि इन्होंने रेवेन्यू फिक्स नहीं किया कि हर साल इतना ही देना होगा। ठीक है, इन्होंने रिवाइज करना था पीरियोडिकली, मतलब हर 6 मंथ के बाद जब जब जो क्रॉप्स आती हैं, है ना, तो उसके हिसाब से इन्होंने ये सिस्टम बनाया था कि इसको रिवाइज़ किया जाएगा, उसको कम या ज़्यादा करना होगा, जैसे भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, विलेज हेडमैन कलेक्टेड द रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू जो था इन्होंने कोई बीच में जैसे ज़मींदार वगैरह थी वो नहीं रखे थे, इन्होंने विलेज के हेड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि वो सारे विलेज का रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और वो सीधा कंपनी को दे देगा। ठीक है, और एक जो था विलेज को क्या कहते थे, ये माहल। ठीक है, विलेज को उन्होंने माहल का नाम दिया था, और एक माहल का जो रेवेन्यू है वो वहाँ माहल का हेडमैन ही कलेक्ट करता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको माहलवाड़ी सिस्टम का नाम दिया गया। तो ये इसमें चेंजेस थी परमानेंट सेटलमेंट में, और ये जो माहलवाड़ी सिस्टम था इसमें क्या डिफरेंस था कि पहले उन्होंने तो सीधा ही जो था ज़मींदारों को ज़मीन अलॉट कर दी और उसके ऊपर टैक्स फिक्स कर दिया, कुछ नहीं देखा कि कहाँ पर कितनी पैदावार होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लैंड को अच्छे से मेज़र किया, उसका सर्वे किया, और उसी के अकॉर्डिंगली ये था टैक्स फिक्स किया। ठीक है, और दूसरी जगह जो है विलेज के अकॉर्डिंगली इन्होंने टैक्स लगाया था। ठीक है, उन्होंने तो एक बड़ी लैंड जो थी वो ज़मींदार को दे दी, लेकिन इन्होंने हर एक विलेज का अलग अलग टैक्स जो है वो फिक्स किया था। ठीक है, और विलेज को महल कहा जाता था, और ये कलेक्शन कौन करता था, हेडमैन करता था। वहाँ पे ज़मींदार कलेक्शन करता था, जहाँ पे विलेज का हेडमैन ही कलेक्शन करता था। ठीक है, नेक्स्ट जो है नया सिस्टम एक और इन्होंने शुरू किया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।